ठीक है। तो विश्वविद्यालय आयोग के बारे में हम बात कर रहे थे। राधा कृष्णन आयोग जिसे हम कहते हैं, कल हमने बात की थी कि ये स्वतंत्रता के बाद पहला शिक्षा आयोग था और इसके कुछ उद्देश्य थे। तो कल का जो हिस्सा था उससे हम आगे बढ़ रहे हैं आज। इस आयोग को बनाने का सुझाव कहाँ से आया था? तो भारत में उच्च शिक्षा के बेहतरी के लिए, सुधार के लिए दो शिक्षा बोर्डों ने सरकार से को ये सुझाव दिया था कि वो भारत में उच्च शिक्षा आयोग की स्थापना करे। इसमें से जो है एक था इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद, और दूसरा था इसमें सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। इन दो परिषदों के द्वारा भारत सरकार को ये सुझाव दिया जाता है कि भारत में उच्च शिक्षा के बेहतरी के लिए एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होनी चाहिए, जो भारत में उच्चतर शिक्षा के तमाम पहलुओं का अध्ययन करके सरकार को ये सुझाव दे कि किस प्रकार का जो है बदलाव, किस प्रकार की पुनर्संरचना, किस प्रकार का परिवर्तन और किस प्रकार का कार्य जो है इन उच्चतर शिक्षण संस्थाओं के लिए किया जाना चाहिए। तो ये तो बनाने का सुझाव देने वाले बोर्ड थे। इसके अंदर जो है कुल मिला के 10 सदस्य थे आयोग में, और इसकी अध्यक्षता जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कर रहे थे, जो बाद में भारत के उपराष्ट्रपति भी बनते हैं और उसके बाद जो है भारत के राष्ट्रपति भी बनते हैं। और 1954 में जिन्हें भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न भी जो है दिया जाता है, और उन्हीं के जन्म दिवस को जो है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर भी मनाता है। तो इसमें जो है टोटल मिला के 10 सदस्य थे। उनमें से कुछ महत्वपूर्णों को हम बात कर रहे हैं। जो इसके सचिव थे, अध्यक्ष तो जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। सचिव थे इसमें निर्मल कुमार सिद्धांत, और ये जो है लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन भी जो है रह चुके थे। उसके अलावा डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, ये भी इसमें सदस्य थे। उसके अलावा जो है लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, बाद में जो है एक और शिक्षा आयोग आएगा भारत में मुदलियार आयोग के नाम से, ये वही वाले हैं। तो ये जो है मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे उस समय, बाद में जो है ये कुलपति बन गए थे। और उस दौरान इन्होंने भारत में जो है एक और शिक्षा आयोग की भूमिका में अध्यक्ष की रोल प्ले किया था। उसके अलावा जो है ये और लोग थे, टोटल मिला के 10 थे। तो ये जो है बनाने का सुझाव देने वाली बॉडियां हैं, ये इसके सदस्य हो गए हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा हिस्सा हो गया इसमें। अब हम इसमें तीसरे भाग में आते हैं कि विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रशासन क्या होना चाहिए एक, और उसमें वित्तीय प्रबंधन का क्या व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस विश्वविद्यालय आयोग ने सरकार को इसके लिए क्या क्या सुझाव दिए थे। इसमें जो सुझाव थे इनके, एक ये था कि उच्च शिक्षा की जो व्यवस्था है उसका दायित्व दोनों सरकारों पे होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार पर भी और राज्य सरकार पर भी। इससे क्या लाभ होगा, इन शिक्षण संस्थाओं को वित्त सहयोग ज़्यादा मिलेगा, इनको जो है फंडिंग ज़्यादा होगी सेंटर से भी और स्टेट से भी। और भारत चूंकि एक फेडरल स्टेट है, यानी संघीय व्यवस्था वाला देश है, जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच में रहता है, और उसी के हिसाब से यहाँ पर कार्य करने के शक्तियाँ भी बांटी गई हैं केंद्र और राज्यों के बीच में। तो इसके लिए हमारे संविधान में जो है 7वां शेड्यूल है, 7वीं अनुसूची। उस अनुसूची में ये बताया गया कि किस प्रकार के काम सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेंगे, यानी यूनियन लिस्ट, किस प्रकार के काम राज्य के पास रहेंगे, यानी राज्य सूची, और कुछ काम ऐसे हैं
जिनको केंद्र और राज्य दोनों कर सकते हैं, तो उनको समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। तो इस आयोग ने कहा था कि शिक्षा को, उच्चतर शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए ताकि केंद्र और राज्य दोनों उसके लिए जो है अनुदान दे सकें। तो ये भी इसका सुझाव था। उसके अलावा जो है विश्वविद्यालयों में विभिन्न समितियों का गठन किया जाएगी, और ये जो समितियां हैं ये अलग अलग तरह का जो है काम करेंगी। तो प्रशासन से संबंधित समितियां ये रहेंगी, जैसे जो है विद्यालय में प्रवेश कैसे कैसे होगा, उसके मानक क्या होंगे, उसके तौर तरीके क्या होंगे, वो एक समिति देख रही होगी। विद्यालय में जो है डिसिप्लिन मेंटेन रहे उसके देखने वाली एक समिति होगी। उसके अलावा जो है जो फीस प्रबंधन है उसका एक समिति होगा, या फिर जो नए रचनात्मक कार्य हैं, इनोवेटिव वर्क हैं, उसके लिए एक समिति होगी। खेल से संबंधित कार्यों के लिए एक समिति होगी। ऐसे अलग अलग कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए इस आयोग का सुझाव था कि अलग अलग समितियां बनाई जाएं विश्वविद्यालयों में, और उसका लाभ फिर क्या होगा, प्रशासन को अच्छे से संचालित करने में सहूलियत होगी। साथ में इन्होंने कहा कि महाविद्यालयों के प्रशासन का जो दायित्व है वो कॉलेजों की प्रबंधन समिति को दिया जाना चाहिए। एक तो विश्वविद्यालय हो गया, और विश्वविद्यालय के अधीन फिर एफिलिएटेड कॉलेज होते हैं, और ये एफिलिएटेड कॉलेजों में इनकी अपनी प्रबंधन समितियां होती हैं। तो जो मैनेजमेंट कमेटी हैं उनके पास वो रहेगा, तो फिर वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और ज़्यादा व्यवहारिक जो है समाधान आएगा। ये भी इसने सुझाव दिया था। उसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का वित्तीय जो भार है वो केंद्र और राज्य दोनों वहन करे, हायर एजुकेशन। बाकी जो है हम नीचे की शिक्षा देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा देखते हैं, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा देखते हैं, वो अलग अलग बोर्ड के द्वारा होता है। परंतु आज तो समवर्ती सूची में है शिक्षा, पूरी की पूरी शिक्षा। यही कारण है कि शिक्षा में केंद्र सरकार भी खर्च करते हैं, यानी केंद्र के विश्वविद्यालय भी होते हैं, राज्यों के भी विश्वविद्यालय होते हैं, केंद्र के भी जो है स्कूल होते हैं, राज्यों के भी स्कूल होते हैं। तो ये समवर्ती सूची का ही परिणाम है। उसके अलावा इस आयोग ने सलाह दी कि प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, खेलकूद के लिए क्या दिया जाना चाहिए, विश्वविद्यालयों के अनुदान दिया जाना चाहिए। और ये जो अनुदान है, ये जो एड है जो विश्वविद्यालयों को मिलेगी, जिससे वो अपने यहाँ पर तमाम तरह की सहूलियतें विद्यार्थियों को उपलब्ध करा सकें, तो उसके लिए जो है अनुदान दिया जाना चाहिए। और ये अनुदान देना है, किस विश्वविद्यालय को कितना देना है, देना तो केंद्र और राज्यों ने है, परंतु देने का मानक कौन बताएगा, उसको किस आधार पर दिया जाना चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, कंपैरिजन कौन करेगा, प्रमोशन कौन करेगा। तो इसके लिए इस आयोग ने कहा था कि एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी बनाना चाहिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बनना चाहिए, कि वो जो कमीशन होगा वो इस तरह के कार्यों का देखेगा और सरकार को अनुदान करने के लिए जो है रिकमेंडेशन करेगा। तो इसलिए इसने यूजीसी की स्थापना करने का भी जो है सुझाव दिया था सरकार को। साथ ही में जो है शिक्षण संस्थानों को अनुदान देने वालों को कर में रियायत दिया जाए, ये भी इस आयोग का सुझाव था। विषय क्या था कि जब हम 1949 और 50 की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भारत में जो शिक्षा पर सरकार के पास संसाधन उपलब्ध थे वो काफ़ी कम थे, और ऐसी अवस्था में जो है निजी डोनेशन एक बड़ा पहलू हो सकता था। तो जो लोग शिक्षा संस्थाओं को अनुदान देते हैं वो कैसे प्रेरित हों, कैसे वो और ज़्यादा जो है डोनेशन करें ताकि ये शिक्षण संस्थान ज़्यादा अच्छे से चल सकें। तो इसके लिए आयोग ने कहा था कि उन लोगों को टैक्स रिबेट मिलनी चाहिए, कि अगर कोई भी शिक्षण संस्थानों को डोनेशन करता है तो उनको टैक्स में छूट मिल जाएगी, और उसके कारण जो है वो जो है डोनेशन देना चाहेंगे। तो ये भी इनका जो है सुझाव था। साथ ही में इस आयोग ने ये भी कहा था कि जो गैर सरकारी शिक्षण संस्थान है, निजी जिनको हम बोल सकते हैं, उनको भी जो है अनुदान सरकारों के द्वारा दिया जाना चाहिए। हालांकि उसके लिए कोई पैरामीटर होना चाहिए, और उस पैरामीटर को उस
नियम को जो भी निजी शिक्षण संस्थान फॉलो कर रहे हैं, उनके मानकों के हिसाब से अपने शिक्षा को दे रहे हैं, उनको भी सरकार फंडिंग कर सकती है, अनुदान देती है, और ये करते हुए आज भी हम देखते हैं। तो ये तमाम जो है सुझाव इस आयोग ने शिक्षा में प्रशासन और वित्त प्रबंधन के मामले में दिए थे। तो हमें ये ध्यान रखना है, समवर्ती सूची पे प्रश्न आ सकता है। उसके अलावा समितियों पे प्रश्न पूछा जा सकता है। दायित्व के लिए जो है प्रबंधन समितियों का उल्लेख हो सकता है। उसके अलावा इसके लिए अनुदान, यूजीसी को स्थापित करने का सुझाव और निजी संस्थानों को भी डोनेशन देने की बात इस आयोग ने अपने सिफारिशों में की थी। तो ये इसका जो है अगला हिस्सा हो जाएगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, डाउट, कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन है। इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा का संरचनात्मक संगठन क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसका संरचनात्मक संगठन है, जो ढांचा बनेगा उच्च शिक्षा का, उसके लिए राधा कृष्णन आयोग या फिर विश्वविद्यालय आयोग ने क्या सुझाव दिया था सरकार को। तो इसमें जो इनका सुझाव था कि उच्च शिक्षा का जो संगठन है वो 3 स्तर वाला होना चाहिए। 3 स्तर होने चाहिए हायर एजुकेशन में। वो 3 स्तर क्या क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी स्नातक, जो हमारी परीक्षा स्नातक कक्षाएं होती हैं, तो इसमें जो है अंडर ग्रेजुएट पहला हिस्सा हो जाएगा। दूसरा इसमें जो है पोस्ट ग्रेजुएट यानी स्नातकोत्तर जो पीजी कोर्स होते हैं, ये भी इसने सुझाव दिया था। और तीसरा होगा इसमें रिसर्च यानी अनुसंधान, जिसको हम पीएचडी बोलते हैं। तो यानी आज जो हमारे हायर एजुकेशन के अंदर ढांचा चल रहा है कि ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, और अगर उसके बाद भी अगर किसी को और आगे करना है तो वो पीएचडी कर लेता है। ये तीनों स्तर जो है राधा कृष्णन आयोग ने अपनी सिफारिशों में सरकार को बताए थे। पहली बात ये कहा था इन्होंने। दूसरा इन्होंने कहा था कि इनका ड्यूरेशन कितना कितना होना चाहिए, ये जो कोर्सेज हैं इनका समय कितना होना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उनके लिए 3 साल का समय होना चाहिए, कि 3 साल में वो पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए। जबकि जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जो है 2 साल का ड्यूरेशन होना चाहिए। और अगर कोई रिसर्च कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, तो कम से कम 2 साल तो टाइम लगाना है उसे, कम से कम। अधिकतम कितना हो सकता है वो अलग विषय, मिनिमम 2 साल से पहले पूरा नहीं हो सकता है। तो आजकल हम जो जनरली देखते हैं कि ह्यूमैनिटीज यानी जो ह्यूमैनिटीज वाले विषय हैं, इतिहास है, भूगोल है, इसके लिए कम से कम 2.5 साल का टाइम तो लगता है रिसर्च वर्क पे, अधिकतम तो कितना भी हो सकता है। और जो विज्ञान वाले विषय होते हैं उनके लिए लगभग 4.5-5 साल का टाइम लगता है। तो ये जो आज भी हमारे उच्चतर शिक्षा में व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनके लिए जो सुझाव जो है इस राधा कृष्णन आयोग के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा इन्होंने जो है उच्च शिक्षा में जो शिक्षा है उसका वर्गीकरण किया, वर्गीकरण का सुझाव दिया कि क्या क्या उसमें वर्ग होने चाहिए। तो इन्होंने जो है जो कैटेगरियां दी थी एक तो इन्होंने कहा था, इन्होंने 3 कैटेगरियां सुझाई थी। पहला कैटेगरी थी कला वर्ग। तो कला वर्ग एक हो गया जिसमें आर्ट साइड वाले सारी चीजें आ जाएंगी। दूसरा हो गया साइंस वाला। और तीसरा हो गया व्यावसायिक और तकनीकी, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज। तो 3 प्रकार के शिक्षा का वर्गीकरण इस आयोग ने दिया था। और साथ में इन्होंने कहा था कि प्रत्येक के लिए एक अलग से विभाग होना चाहिए। जैसे आज हम देखते भी हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में, कि वहाँ डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये जो है हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, ये बायोलॉजी डिपार्टमेंट है, ये मैथ्स डिपार्टमेंट है, ऐसा अलग अलग। तो वो भी इसने जो है सुझाव दिया था। तो आज हमारे ढांचा जो शिक्षा में वो ये है। उसके अलावा जो व्यावसायिक शिक्षा है, प्रोफेशनल जो एजुकेशन है,
उसमें क्या क्या आएगा। तो उसको इन्होंने 6 कैटेगरियां दी थी। 6 कैटेगरियों में एक तो एग्रीकल्चर हो गया, कृषि वाली शिक्षा। दूसरा वाणिज्यक हो गया, वाणिज्य। तीसरा हो गया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तकनीकी। चौथा हो गया चिकित्सा, मेडिकल साइंस। पांचवा हो गया कानून, लॉ। और छठवां हो गया शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर्स ट्रेनिंग। इस प्रकार से इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा में ये 6 चीजें रखी थी कि ये 6 चीजें जो है होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा का संरचनात्मक ढांचा क्या होगा, ये जो है विश्वविद्यालय आयोग ने इस तरह की सिफारिशें सरकार को की थी और इसके हिसाब से कार्य होना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कंफ्यूजन है? भारत में जो है उच्च शिक्षा पर या शिक्षा व्यवस्था के सुधार पर कई समितियां बनी हैं। पहली समिति तो यही आती है विश्वविद्यालय आयोग या फिर राधा कृष्णन आयोग। फिर उसके बाद जो है हम मुदलियार आयोग सुनेंगे, कोठारी आयोग सुनेंगे। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। ये तमाम हैं इसमें। तो हमारे पास यहाँ एजुकेशन कमीशन मुख्य रूप से पूछे जाने हैं, तो उन्हीं पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। तो ये हो गया है इसमें उच्च शिक्षा का संरचनात्मक ढांचा। अब इसके अलावा पांचवा भाग है सिफारिशों में शिक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी पढ़ाएं किस भाषा में। और ये चुनौती आज भी है क्योंकि भारत एक बहुभाषी देश है। बहुत ज़्यादा जो है भाषाएं भारत में प्रयोग होती हैं, स्थानीय भाषाएं भी हैं। और इनके कारण जो है यहाँ पर ये शिक्षा के विषय में तालमेल बनाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसको जो है हमारे संविधान निर्माताओं ने महसूस किया था। इसीलिए जो है उन्होंने भारत में राजकीय भाषाएं, ऑफिशियल भाषाओं के लिए संविधान में एक शेड्यूल बनाया था जो है 8th शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भारत की वो तमाम भाषाएं हैं जो भारत की संसद के बनाए गए कानूनों के अंतर्गत पंजीकृत हैं या मान्यता प्राप्त हैं। तो ऐसी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, 22। इन भाषाओं में सरकारी कार्य हो सकते हैं, पढ़ाई हो सकती है, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। उसके साथ साथ में हमारे संविधान में राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इनका भी उल्लेख है कि वो कौन सी होनी चाहिए। यानी पूरे देश में कुछ कॉमन भाषा भी होनी चाहिए ताकि जो है देश यूनाइटेड दिखे। तो ऐसे ही पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस विश्वविद्यालय आयोग ने भी इस पर अपनी राय दी थी। और ये विषय पहले विश्वविद्यालय आयोग से चल करके 2020 की नई शिक्षा नीति तक में चल रहा है, परंतु अभी इसका कोई व्यावहारिक सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो पहले विश्वविद्यालय आयोग ने जो सुझाव दिया था वो 2020 के नई शिक्षा नीति के अंदर भी सुझाव वही बातें हैं, परंतु अभी वो प्रॉपर वैसा लागू नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा था? पहली बात इन्होंने कही थी कि हिंदी भाषा का संघीय भाषा के रूप में विकास किया जाए। संघीय भाषा का मतलब केंद्र की भाषा, सेंटर की भाषा। उसे जो है यानी भारत का जो मूल है वो सारी बातें जो है हिंदी भाषा में विकसित की जानी चाहिए, ऐसा इस आयोग ने कहा था। और उसे सभी जगहों पर उच्चतर माध्यमिक, एक तो ये उच्चतर माध्यमिक वाला हिस्सा है, एवं विश्वविद्यालय स्तर पर अनिवार्य विषय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए, ऐसा इस आयोग ने। तो उच्चतर माध्यमिक जो है जैसे हमारा पहली से लेकर के 5वीं तक ये तो प्राथमिक हो जाता है। फिर 6वीं से लेकर के 8वीं तक ये माध्यमिक हो जाता है। और 9वीं से लेके 12वीं तक ये उच्चतर माध्यमिक हो जाता है। तो इन्होंने कहा था कि ये उच्चतर माध्यमिक में भी प्रयोग होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों में भी प्रयोग होनी चाहिए। और अनिवार्य विषय के रूप में इन्होंने कहा था, हालांकि अनिवार्य विषय के रूप में भी हुआ नहीं है। और यही कारण है कि दक्षिण भारत में हिंदी नहीं आती है लोगों को। जैसे केरल है,
तमिलनाडु है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। इन राज्यों में काफ़ी कम हिंदी आती है क्योंकि वहाँ पर हिंदी अनिवार्य विषय के रूप में नहीं है। परंतु इस आयोग ने ऐसा सुझाव दिया था। दूसरा इन्होंने क्या सुझाव दिया कि राज्य सरकारों द्वारा उच्चतर माध्यमिक, डिग्री एवं विश्वविद्यालय की समस्त कक्षाओं में संघीय भाषा की शिक्षा व्यवस्था की जाए। अब जो संघ की भाषा के लिए क्या बोल रहे हैं, ये हिंदी, और साथ में कह रहे हैं कि सारे राज्य सरकारें जो संघ की भाषा है उसके लिए जो है व्यवस्था करें। इसका मतलब ये हुआ कि सभी जगहों पर इस भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ये भी इसका सुझाव था। परंतु चूंकि भारत में स्थानीय भाषा और कई तरह का एक स्वरूप है, साथ में अंग्रेजी भी चल रही है, तो उस पर भी इसका सुझाव था। अगला सुझाव क्या था? अंतर्राष्ट्रीय प्रावैधिक और वैज्ञानिक शब्दों को अपनाया जाए। अब जैसे भारत में क्या है, बहुत सारे भाषाओं का घालमेल है। जैसे हम क्या देखते हैं कि हिंदी में ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के हैं, कुछ अरबी के हैं, कुछ फारसी के हैं, कुछ जो है दूसरी भाषाओं के, यानी जो जो भारत में आए, भारत में शासन किया, उन तमाम लोगों की जो भाषाएं मिक्सित होती रही हैं हिंदी के साथ में। तो इस आयोग का सुझाव उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखकर है कि जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जैसे अंग्रेजी के जो शब्द हैं वो ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं, एक ही होते हैं, अर्थ उनका बड़ा आसानी से निकल जाता है, तो हम उनका प्रयोग करता रहें, ये इस आयोग ने भी कहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हमें तकनीकी शब्दों की आवश्यकता होगी या कुछ विशिष्ट शब्दों की आवश्यकता होगी तो हम अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं और वैज्ञानिक शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि विश्व और ज्ञान के साथ संबंध बनाए रखने के लिए, यानी हमें दुनिया के साथ में भी अपने आप को जोड़ के रखना होता है। ऐसा ना हो कि हम आइसोलेट हो जाएं, हमारी भाषा ऐसी बन जाए कि जो दूसरे के साथ में कहीं संबंध